आज हम बात करेंगे क्या हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाई क्यों देते हैं। आप इस वीडियो में आगे जानेंगे कि टीबी की दवाई आइसोनाइजिड्स हर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को क्यों लेना होता है, इस दवाई का क्या फ़ायदा होता है और इस टीबी की दवाई के साथ जो दवाई पायरिडॉक्सिन नाम की होती है वह क्यों देते हैं और यह दवाई क्या है। और यदि आपने बीच में इस आइसोनाइजिड टैबलेट को पहले कभी छोड़ दिया है तो आप इस दवाई को वापस चालू कर सकते हो या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे बार बार पूछे जाने वाला कमेंट सेक्शन में यह सवाल है कि मुझे टीबी की बीमारी ना होने पर भी मेरी HIV की दवाई के साथ साथ टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाई क्यों देते हैं। और यदि आपके मन में भी HIV और एड्स से जुड़ा हुआ कोई और सवाल है तो आप भी अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं टीबी के दो पार्ट है। एक है एक्टिव टीबी, यानी कि व्यक्ति को बीमारी है, लक्षण दिख रहे हैं, तकलीफ हो रही है। और दूसरा टीबी का पार्ट है टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ों के अंदर या तो शरीर के दूसरे हिस्से में है, लेकिन वह टीबी का बैक्टीरिया कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, यानी कि लक्षण पैदा नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं है। इसको आप मेडिकल भाषा में हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शंस कहते हैं और इसको सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो वह है सुषुप्त टीबी। अब लेटेंट टीबी में क्या क्या होता है आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी लोग हम हैं भारत में उनमें से करीबन 50% लोग, यानी कि हर दो में से एक इंसान के फेफड़ों या तो शरीर के दूसरे हिस्से के अंदर टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन उस इंसान को टीबी की बीमारी नहीं है, यानी कि टीबी के कारण कोई लक्षण या तो तकलीफ नहीं है। तो जब ये टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होता है और कोई तकलीफ या लक्षण नहीं देता है तब उसको बोलेंगे सुषुप्त टीबी। ये टीबी के बैक्टीरिया जो भी है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ते नहीं है, यानी कि उसका ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन वो जैसे थे वैसे के वैसे रहते हैं। हमको कोई तकलीफ या तो बीमारी या तो सिम्टम्स नहीं देते हैं। और इस अवस्था में टीबी का बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलता भी नहीं है। और लेकिन जब भी उसको मौका मिले, जब भी किसी इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाए या तो किसी और कारण से, जैसे कि स्टेरॉइड लंबे समय तक देना पड़े या तो कैंसर हो, ऐसा कोई भी जब रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की संभावना है तब ये छुपा हुआ टीबी का बैक्टीरिया टीबी की बीमारी के रूप में बाहर आ सकता है और एडवांस टीबी के रूप में आगे निकल सकता है। तो सबसे पहले इस दवाई को कब देते? अब जब भी इंसान को टीबी की बीमारी नहीं हो तभी इस दवाई को देते हैं। अब इस दवाई से देने से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले टीबी नहीं है वो यदि किसी लक्षण से देखना है तो 98% एक्यूरेसी के साथ हम कह सकते हैं कि यदि 4 लक्षण किसी इंसान के अंदर नहीं है तो उस इंसान को टीबी की बीमारी हाल में मौजूद नहीं है, और यह कहने का एक्यूरेसी 98% होगा। तो ये कौन से 4 लक्षण है जो हमको सबसे पहले चेक करने हैं किसी भी HIV पेशेंट के अंदर कि उसको टीबी नहीं है, वो कहने के ये लक्षण के आधार पर। तो यदि किसी इंसान को 14 दिन से ज़्यादा खांसी नहीं है, यदि इंसान को 1 महीने से ज़्यादा या तो 14 दिन से ज़्यादा बुखार नहीं है, 10% से ज़्यादा वजन में कटौती नहीं हुई है और शाम को पसीना नहीं आ रहा है, तो ये 4 लक्षण किसी इंसान को नहीं है तो हम 98% एक्यूरेसी के साथ कह सकते हैं कि उस इंसान को टीबी का बीमारी नहीं है।
टीबी की बीमारी में टीबी के बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, यानी कि वो उसकी संख्या भी बढ़ती है और वो बीमारी में भी बढ़ते हैं। व्यक्ति को बीमार या तो तकलीफ देते या तो लक्षण पैदा करते हैं। एक इंसान में से दूसरे इंसान में टीबी की बीमारी में फैलते हैं और यदि व्यक्ति का इलाज नहीं होने पर व्यक्ति का मृत्यु भी होता है। तो यह होता है एक्टिव डिजीज। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि व्यक्ति को एक्टिव टीबी है या नहीं। जब हम इन आधारों पर एक्टिव टीबी नहीं है ऐसा डिसाइड कर ले और यदि किसी इंसान को ऐसे लक्षण है तो उसके लिए सीबीनाट कर एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट करते हैं और टेस्ट के आधार पर डिसाइड करते हैं कि उसको टीबी है या नहीं है। जब टीबी है तो टीबी का इलाज चालू करेंगे और टीबी नहीं है टेस्ट के आधार पर भी लक्षण है, टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट के आधार पर साबित हो गया कि व्यक्ति को टीबी नहीं है, एक्टिव बीमारी नहीं है, तो उस किस्से में लक्षण वाले व्यक्ति को भी इस आइसोनाइजिड टैबलेट है वो देंगे। अब ये आईपीटी क्या होता है? आइसोनाइजिड प्रिवेंटिव थेरापी। तो यह थेरापी एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को दिया जाता है जिसको कोई एक्टिव टीबी नहीं है, यानी कि टीबी का बीमारी नहीं है, और टीबी को रोकने के लिए ये आइसोनाइजिड टैबलेट्स देते हैं। यह दवाई 6 महीने के लिए देना होता है, हर रोज़ की 1 गोली खाना होता है। इस मेडिसिन का स्ट्रेंथ 300 मिलीग्राम होता है और व्यक्ति का वजन कम से कम 25 किलोग्राम होना चाहिए। अब इस दवाई से लेने से क्या फ़ायदा होता है? तो आइसोनाइजिड्स जितने भी टीबी की दवाई है उनमें से सबसे अच्छी दवाइयों में से एक ऐसी दवाई है कि जो टीबी के बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छी तरह से मार सकती है। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति के अंदर सुषुप्त अवस्था में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद है तो उसको बीमारी का रूप धारण करने से रोक सकती है। यह दवाई असरकारक भी है और सुरक्षित भी है और इस दवाई को लेने से टीबी होने की संभावना 33% से लेकर 50% तक कम हो जाती है। यह दवाई कितने समय तक खाना होता है? तो यह दवाई 6 महीने तक खाना होता है। अब इस आइसोनाइजिड्स टीबी की दवाई के साथ में एक दूसरी दवाई भी देते हैं जिसको पायरिडॉक्सिन नाम की दवाई कहते हैं, जो बिलोंग या तो किसी और ब्रांड नाम से भी उपलब्ध है। अब ये पायरिडॉक्सिन क्या है? काफ़ी किस्म के विटामिन होते हैं, उनमें से एक विटामिन है बी, और विटामिन बी में भी काफ़ी किस्म के विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12 जैसे। तो जब हम आइसोनाइजिड्स दवाई देते हैं तो उस दवाई के कारण हमारे शरीर में पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B12 बनना बंद हो जाता है। तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की, B6 की, जब पायरिडॉक्सिन नाम से दवाई देते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B6 बनना बंद हो जाता है और उसके कारण विटामिन B6 की कमी पैदा हो सकती है। और यदि ये विटामिन B6 की कमी पैदा होती है तो इस B6 की कमी होने के कारण हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्व से, उसमें सूजन आ जाती है और उसके सूजन आने से कुछ लोगों को ऐसे भी तकलीफ देख सकते हैं, यदि उसने पायरिडॉक्सिन दवाई नहीं खाया है तो उसको झंझनाहट होना, सुनापन होना, जिसको हम बोलते हैं टिंगलिंग या नमनेस, इस तरह की तकलीफ हाथों या तो पैरों में दिख सकती है, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो इस किस्म के आइसोनाइजिड्स दवाई खाने से इस किस्म की सुनापन और झंझनाहट ना हो, टिंगलिंग और नमनेस ना हो, इस तरह के आइसोनाइजिड के साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए पायरिडॉक्सिन नाम का विटामिन B6 अलग से बाहर से देते हैं दवाई के साथ ही, तो जिसके कारण आइसोनाइजिड्स की साइड इफेक्ट या तो ना हो या तो उसकी कम से कम साइड इफेक्ट होने की संभावना रहे, और साइड इफेक्ट किसी को होती भी है तो उसको कम से कम किया जा सके। तो इसी तरह से कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैं सिर्फ आइसोनाइजिड्स दवाई ले और इसके साथ में दी जाने वाली इस विटामिन की दवाई को ना खाओ तो चलेगा, क्या मैं पायरिडॉक्सिन की दवाई को नहीं खाऊं तो चलेगा? तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा, जब तक आप 6 महीने तक आइसोनाइजिड टैबलेट्स खा रहे हो तब तक आपको पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 की टैबलेट भी आइसोनाइजिड टैबलेट के साथ हर रोज हमेशा रेगुलरली 6 महीने तक खाते रहना है। अब आइसोनाइजिड टैबलेट्स
कौन नहीं ले सकता है। यदि किसी इंसान को ये निम्नलिखित जो चीज़ें हैं यदि वो तकलीफ है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकता, लेकिन उसको लेने से पहले डॉक्टर से पर्सनली कंसल्टेशंस करना रहेगा और डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो आइसोनाइटिस दवाई खा सकते हैं नहीं खा सकते इन स्थितियों में। यदि किसी इंसान को लीवर के अंदर सूजन है, यदि कोई इंसान नियमित रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दारू का सेवन करता है, हाथ पैर में जलन है, झंझनाहट और सूनापन है, और यदि किसी का लीवर का एंजाइम यानी कि एसजीपीटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे किस्सों में डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आइसोनाइटिस लेना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके बाद इंसान को आइसोनाइटिस खाना है कि नहीं खाना वो डिसाइड होगा। क्या आइसोनाइटिस दवाई हम जिस समय पर एआरटी की दवाई खा रहे हैं, जो भी आपके टीएलडी या तो टीएलई या तो कोई भी दवाई है, तो आइसोनाइटिस टैबलेट को एआरटी की दवाई के साथ में खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो इसका जवाब है आप आइसोनाइटिस टैबलेट को भी एआरटी की दवाई के साथ में खा सकते हो। अक्सर जिन लोगों का CD4 की संख्या 350 कम होती है, उसको दूसरी बीमारी को रोकने के लिए कोट्राइमेक्सोजोल यानी कि सेपमेक्स, सेप्टेन या तो बैक्ट्रीन नाम की दवाई अतिरिक्त दिया जाता है 6 या तो 12 महीने तक के लिए, या तो जब तक उसका CD4 काउंट 350 से ज़्यादा 2 बार नहीं आ जाता तब तक इस दवाई को दिया जाता है। तो आपको जब आइसोनाइटिस दवाई है तो यह सेप्टेन की दवाई के साथ में कोट्राइमेक्सोजोल दवाई के साथ में खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, आप आइसोनाइटिस जो टीबी के रोकने की दवाई है उसको आप इस कोट्राइमेक्सोजोल मेडिसिन के साथ भी खा सकते हो। क्या ये आइसोनाइटिस टैबलेट प्रेगनेंसी यानी कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तब, और ब्रेस्ट फीडिंग जब यानी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब आइसोनाइटिस टैबलेट लेना सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सगर्भावस्था और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तब दोनों अवस्था में आइसोनाइटिस टैबलेट लेना सुरक्षित है। उस पर ना तो माँ को और ना तो बच्चे को कोई गंभीर खतरा कुछ भी नहीं है, तो इस अवस्था में भी आइसोनाइटिस टैबलेट ले सकते हैं। यदि आप इस दवाई को खा रहे हो, आइसोनाइटिस खा रहे हो, तो आपको इन 4 लक्षणों या तो सिम्टम्स का भी ध्यान रखना है, और इस दवाई को खाते वक्त आपको कभी भी इन 4 या तो एक से ज़्यादा लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से दिखाना है, बात करना है कि ये कोई एक्टिव टीबी के लक्षण तो नहीं है, और यदि एक्टिव टीबी के लक्षण नहीं है तो फिर आपको ये दवाई नियमित चालू रखना होगा, और यदि आपके एक्टिव टीबी के लक्षण से लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स के आधार पर डिसाइड होता है तो फिर आपको सिर्फ टीबी का लिए एक ही गोली नहीं, एक ही दवाई नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर टीबी का जो पूरा कोर्स है, जो अक्सर शुरुआत में 4 दवाई का कॉम्बिनेशन होता है, उससे दवाई चालू किया जाएगा और बाद में उसको 2 दवाई या तो 3 दवाई के कॉम्बिनेशन के रूप में बदला जाएगा। तो आपको इस दवाई को खाते वक्त किन चिन्हों का ध्यान रखना है? यदि आपको 14 दिन से ज़्यादा खांसी आए, यदि आपको 14 दिन से ज़्यादा बुखार आए, आपके वजन में 10% से भी ज़्यादा कटौती हो, या यदि रात को आपको पसीना हो रहा हो, तो इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर्स को तुरंत ही मिलना है। यदि आपने आइसोनाइटिस यानी को टीबी की बीमारी को रोकने के लिए जो दवाई है वो बीच में पहले कभी छोड़ दिया है तो आप क्या इसको वापस खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, और यदि उसको खा सकते हो तो आपको कैसे लेना है? इन सभी सवाल हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले यदि आपने पहले आइसोनाइटिस टैबलेट्स खाया है लेकिन वो आपने 1 महीने से कम वक्त तक खाया है, तो आपको पहले से गिनना है, वापस उसको दवाई चालू करना है और वापस से पहले से 6 महीने गिनना है। आपने जो 1 महीने से कम समय पे खाया था उसको वापस गिनती में नहीं लेना है, नए सिरे से आपको 6 महीने तक ये दवाई खाना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा कि जब भी आपने दवाई छोड़ा है और वापस चालू करते हो तो इन तीनों चीज़ों का हर बार आपको ध्यान रखना रहेगा। आगे सभी की स्लाइड्स में लागू होगा तो मैं हर बार नहीं दोहराऊंगा। पहला है कि यदि आपको कोई साइड इफेक्ट के कारण आपने दवाई बंद नहीं किया है तो आप वापस चालू कर सकते हो। यदि आपको एक्टिव टीबी यानी कि टीबी का रूप जो लक्षण है सिम्टम्स के साथ में धारण नहीं हुआ है तो आप इस दवाई को यानी कि रोकने के लिए आइसोनाइटिस टैबलेट को खा सकते हो। तो आप वापस दवाई को शुरू करें।
यदि आपने 1 महीने से ज़्यादा दवाई खाया है, लेकिन 1 महीने से कम समय तक आपने छोड़ा है, आपने 1 महीने से दवाई तो ज़्यादा खा लिया, लेकिन उसका जो आपने नहीं खाया था, वो पीरियड 1 से कम है, तो आपने जहाँ से दवाई छूटा था, वहाँ से आपको गिनती चालू करना है। मान लीजिए कि आपने 2 महीने तक दवाई खाया था और आपने 15 दिन के लिए दवाई को छोड़ दिया है, तो वापस आपको 2 महीने तो गिनती लेने हैं, वापस नए 4 महीने काउंट करना है। 2 महीने के पहले के और 4 महीने नए। तो इस तरह से आपका 6 महीने का कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। यदि आपने 1 महीने से ज़्यादा दवाई खाया है, लेकिन आपने जो दवाई छोड़ा है, वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक बीच में दवाई छोड़ दिया है, तो आपको नए सिरे से गिनती करना है और नए सिरे से आपको 6 महीने की दवाई वापस खाना है। और यदि आपने 3 महीने से ज़्यादा समय तक दवाई को छोड़ा है, एक से ज़्यादा बार छोड़ दिया है, तो आपको फिर से इस दवाई को चालू नहीं करना है। और क्या पहले मुझे टीबी हो गया था, तो अब मुझे HIV डायग्नोसिस हुआ है, तो वो मुझे आइसोनाइज़िड्स वापस लेना है कि हाँ या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि आपको पहले टीबी हो चुका था, लेकिन अब वो टीबी का इलाज आपने करा लिया है और अभी आपको HIV का पता चला है, तो आपको आइसोनाइज़िड टैबलेट्स है, वो वापस लेना है और 6 महीने तक आपको आइसोनाइज़िड जो IPT यानी कि आइसोनाइज़िड्स प्रिवेंटिव थेरेपी है, वो आपको लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर आपके HIV और एड्स से जीवन से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब नियमित रूप से आपको मिलते रहते होंगे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे हर रोज शाम को 6 बजे रिलीज होने वाला वीडियो का सही समय पर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यदि आपके मन में कोई HIV और एड्स से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, क्योंकि वही आपके सवाल पर हम अगला वीडियो बनाएंगे और आने वाले दिनों में आपके सवाल पर वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणप्रिया यूट्यूब की सबसे बड़ी HIV एड्स चैनल्स पर आपका हमेशा इंतज़ार करता हूँ। यदि आपके मन में यदि कोई HIV और एड्स से जुड़ा सवाल है और आप मेरे से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कंसल्टेशन या तो बात करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब के चैनल्स पर यहाँ पर जो डिस्प्ले में नंबर से व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा और मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर ऑडियो या तो वीडियो कॉल से माध्यम से आप मेरे से बात कर सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो। और आखिरी में चेतावनी, याद रहे यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, तो किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हम कल वापस शाम को 6 बजे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू।